तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी 67वें नंबर के जो फिल्म फेयर पुरस्कार हुए थे 2022 में, उसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा रणवीर सिंह को। तो याद रखना कौन से नंबर के हैं ये फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 वाले, 67वें नंबर के, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को। किस मूवी के लिए? 83 जो मूवी आई थी उसके लिए। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कृति सेनन को मिम्मी नाम की मूवी के लिए, और बेस्ट फिल्म चुनी गई है शेरशाह। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा अभी आईफा अवार्ड्स 2022 का आयोजन हुआ था अबू धाबी में। उसमें बेस्ट एक्टर चुना गया था विक्की कौशल को सरदार उधम मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी कृति सेनन मिम्मी नाम की मूवी के लिए, और बेस्ट फिल्म उसमें भी रही थी शेरशाह। और उसमें बेस्ट डायरेक्टर कौन चुने गए थे? शेरशाह के जो डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन। और सबसे बड़ा अवार्ड्स की अगर अपन बात करते हैं यानी कि ऑस्कर 2022 की, ये इस बार इसका 94 नंबर का संस्करण था। उसमें बेस्ट फिल्म थी कोडा। बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है जेसिका क्रिस्टीन द आईज ऑफ टेमी फे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुनी गई जेन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग के लिए। तो ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 ये किस एक को नहीं दिया गया? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से पूछ रहे हैं किस एक को नहीं मिला। तो आंसर होगा इसका तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी को। एक्चुअली इनको 2021 का मिला था, 2022 आपसे पूछ रहे हैं। और आप जानते हो इन पुरस्कारों का नाम फिलीपींस के एक 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पे रखा गया इस पुरस्कार का नाम, जिनके 1957 में विमान हादसे में मृत्यु हो गई थी। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया के लोगों की निस्वार्थ सेवा की है। कब और कहां दिया जाता है? तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में 30 नवंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और याद रखना इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पहली बार 1958 में दिया गया था। कहां पे? मनीला, फिलीपींस में। इस बार ये इसका कौन से नंबर का है? तो 64 नंबर का है। 4 लोगों को मिला है। अब ध्यान से सुनना वो 4 लोगों के नाम। एक है सोथियारा छिम, ये है कंबोडिया के मनोचिकित्सक। एक है बाशी हतोरी, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। एक महिला, इन चारों में से एक महिला है, वो है बर्नाडेट मेड्रिड, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। एक हैं गैरी बेंचेगी, इंडोनेशिया के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ये 4 लोग हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा, ये हमने डेली करंट अफेयर्स वाले में भी पूछा था और साथ में उत्तर भी दिया था। अभी केवल मैं आपसे पूछूंगा, उत्तर आप लोगों को देना है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। इसका उत्तर आप लोग देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बराक ओबामा को। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा। अभी उन्हें नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार मिला है। तो 5 हिस्सों में विभाजित इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स को दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट्री का निर्माण बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की कंपनी हायर ग्राउंड ने किया। और इस तरह से ओबामा अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें एमी पुरस्कार मिला है। इनसे पहले ड्वाइट डी आइजनहावर को 1956 में विशेष एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, आपको बता दूं इससे पहले भी 2016 की बात है, बराक ओबामा को टीवी शो डेविड एटनबरो मीट्स प्रेसिडेंट ओबामा के लिए न्यूज और डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में एमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। और इससे पहले भी ओबामा को उनकी 2 किताबों के ऑडियो संस्करण के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें द ऑडिसिटी ऑफ होप और द प्रॉमिस्ड लैंड के ऑडियो संस्करण के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था। जबकि उनकी जो पत्नी है मिशेल ओबामा, उनको 2020 में उनकी अपनी ऑडियो किताब के लिए ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनको उनके विशिष्ट और उत्कृष्ट नेतृत्व गुणों के लिए कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार किसने दिया? तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे एन.वी. रमन्ना से उनको ये पुरस्कार मिला। अभी आप जानते हो मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक, इनको अभी संत नामदेव राष्ट्र पुरस्कार मिला था। और रामदरस मिश्रा
31वां सरस्वती सम्मान मिला 2021 के लिए इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए। और प्रोफेसर कौशिक राजशेखर वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता इन्होंने। अभी नवीन पटनायक जी ने एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है लॉकडाउन लिरिक्स, जिसको लिखा था संजुक्ता दास ने। और देश का पहला फायर पार्क ये कहाँ पे खुला? भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट में से एक स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा गुजरात। तो याद रखना सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट में से एक को हजीरा गुजरात में स्थापित करेगा। और प्लांट की क्षमता होगी 20,000 मिलियन टन उत्पादन प्रति वर्ष करना। प्लांट का पहला चरण 2025 में पूरा हो जाएगा। अच्छा, कार्बन फाइबर की बात हुई है, क्या होता है ये उच्च चालकता यानी कि हाई कंडक्टिविटी वाला एक हल्का पदार्थ है जो स्टील का एक बेहतर विकल्प है, ऑल्टरनेट है। मतलब स्टील की जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से सुनना और उत्तर देते हुए चलना। पहला प्रश्न आ रहा है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? आंसर क्या होगा? असम। बताओ फिर, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अभी आपको याद होगा जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार के पूर्णिया में देश के पहले इथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन किया था। और आपको याद होगा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, बताओ ये किसने डेवलप्ड किया था? IIT रोपड़ ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश में शुरू हुआ हवा से कार्बन सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट? आंसर होगा आइसलैंड में, और उस प्लांट का नाम है ओरका। इसी तरह से भारत में टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था। अच्छा, अभी KVIC ने कहां पे अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा अरविंद केजरीवाल। तो अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है। ये वर्चुअल स्कूल कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के लिए है। इसमें कक्षाएं ऑनलाइन होंगी जैसा आप जानते ही हो, और जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे उनको भी ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया। और आप जानते ही हो दिल्ली सरकार ये अपनी कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द को हटाकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखेगी। चलो बताओ, किस शहर में देश का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल ये खोला जाएगा? तो आंसर होगा कोच्चि, केरल। अभी गूगल ने भारत में लॉन्च किया स्टार्टअप स्कूल इंडिया, जिसका उद्देश्य क्या है? छोटे शहरों में 10,000 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। और अगर आपसे पूछे कि पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। और उत्तर प्रदेश ने स्कूल चलो अभियान भी शुरू किया था। अभी कहाँ से? श्रावस्ती जिले से। और याद रखना, उत्तर प्रदेश ये वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी बना। अभी आप जानते हो अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन भी लॉन्च किया था। अब आप 2 प्रश्नों के उत्तर दोगे। एक तो दिल्ली के अभी नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, और यहाँ के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने, ये बताओ। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी निम्न में से किसके खिलाफ भारत का पहला टीका 1 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा सर्वाइकल कैंसर। तो पहली बार भारत ने 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला टीका लॉन्च किया। और इस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। और इसे किसने बनाया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसे मिलकर के बनाया है। और इसे हमारे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया। सर्वाइकल कैंसर ये एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं या गर्भाशय के निचले हिस्से में होता है। आप जानते हो विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब मनाते हैं? 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। अच्छा, भारत ने जानवरों के लिए पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स। अभी ब्रिटेन ने पहले कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी दे दी है, वो भी याद रखना। और कैंसर से याद आएगा एक डे, वर्ल्ड कैंसर डे, जो 4 फरवरी को मनाते हैं।
याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। तो फिर आप बताइए अभी भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनेगा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। तो पश्चिम बंगाल में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम यानी कि वैदिक तारामंडल का मंदिर, ये पश्चिम बंगाल के मायापुरा में नादिया जिले में बन रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक होगा और इस्कॉन का मुख्यालय भी होगा। ये 2010 में बनना शुरू हुआ था और अब ये 2024 में बनकर तैयार होगा। और आप जानते हो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, ये उससे भी बड़ा होगा। इसके निर्माण का उद्देश्य है वैदिक संस्कृति के बारे में लोगों को जानकारी देना और उन्हें जागरूक करना। अब ये मंदिर किसको समर्पित होगा? हमने कहा ये इस्कॉन का मुख्यालय होगा, तो ही आप समझ जाओगे ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस्कॉन के संस्थापक कौन थे? श्रील प्रभुपाद। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का पहला भूकंप स्मारक कहां पे लॉन्च किया था? गुजरात के भुज में, जिसका नाम है स्मृति वन। अभी दिल्ली के अनंग ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था और उससे पहले राजस्थान में जो मानगढ़ की पहाड़ी है उसे भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। आप जानते हो उत्तर प्रदेश के मेरठ में खोला जाएगा जानवरों के लिए देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल युद्ध स्मारक। अच्छा, 75वां संतोष ट्रॉफी ये किसने जीता? पहले तो आप ये बताओ संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। इसको अभी केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके, और पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। गवर्नर अभी तक थे जगदीप धनखड़, जो अभी हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए। कौन से नंबर के? 14 नंबर के। और अब यहाँ के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार किसे मिल गया वो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अगस्त 2022 में किस शहर में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर होगा दुबई। तो अभी 29 अगस्त 2022 को दुबई में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? चिकित्सा, दवाओं और अभ्यासों की एक होम्योपैथी प्रणाली को बढ़ावा देना। और इस सम्मेलन की थीम थी डिजीजेज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज इन ग्लोबल वार्मिंग। आप जानते हो भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में। वैसे वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। और दुबई जो है ये 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी थी। और दुबई ने लॉन्च किया था दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला फ्लाइंग बोट, जिसका नाम है द जेट। अभी एशिया कप 2022 का आयोजन ये हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात में। पहले ये श्रीलंका में होना था, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ सितंबर 2022 में अभी किस कंपनी ने भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया? तो आंसर होगा ब्लू एनर्जी मोटर्स। तो अभी ब्लू एनर्जी मोटर्स ने भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया। ट्रक निर्माण सुविधा ये पुणे के पास चाकन में स्थित है। इस सुविधा का उद्घाटन अभी हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने किया। ब्लू एनर्जी मोटर्स इसके ट्रक लिक्विड नेचुरल गैस से चलने वाले लंबी दूरी के भारी शुल्क वाले ट्रक होंगे। अच्छा, इसी तरह से आपको याद दिलाऊं तो हमारे ये जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा प्लांट का उद्घाटन किया था। कहां पे? नागपुर में। और आप जानते हो अभी सभी पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। अभी इंडियन आर्मी को बख्तरबंद गाड़ियां दी है टाटा कंपनी ने, उनका नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। और बताओ भारत की अभी स्वदेशी रूप से विकसित पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस ये कहां पे लॉन्च हुई? तो आंसर होगा पुणे में। और व्हीकल मोमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? हरियाणा ने। आप जानते हो भारत जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार भी बन गया है। और अभी देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहां पे लॉन्च हुई? मुंबई में, जिसका नाम है स्विच EIV22। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे खुला? असम में। और नितिन गडकरी ने ही अभी लॉन्च किया था भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को, जिसका नाम है मिराई। ये टोयोटा की कार है। और अभी जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा भी शुरू हुई थी, ये भी याद रखो। लगे हाथ लाइक और शेयर भी कर देना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं
फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य यानी कि एविडेंस के संग्रह कलेक्शन को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स बन गई है। ये सजा दर बढ़ाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फॉरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करने के लिए किया गया है और अपने अधिकारियों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर से समझौता भी किया गया। चलो आप तो ये बताओ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन बने? संजय अरोड़ा। ये याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख के हानले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। ये हानले डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर आएगा। अच्छा, डार्क स्काई रिजर्व क्या है? ये एक ऐसा स्थान होता है जहां भूमि या क्षेत्र के एक पथ में कम से कम कृत्रिम प्रकाश होता है। आर्टिफिशियल जो आपकी लाइट होती है वो बहुत कम से कम होती है। नेचुरल जो मून लाइट होती है बस वही होती है। यहाँ पे तारों वाली रातों और रात के वातावरण की एक असाधारण या विशिष्ट गुणवत्ता होती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये देश के एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। ये अभ्यारण्य ऑप्टिकल, गामा किरण और दूरबीनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थित स्थलों में से एक होगा। चलो मुझे बताओ, देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये कहां पे बनेगा? तो ये याद रखना, लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र में बनेगा। और नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? असम बना। अच्छा, लद्दाख का राज्य पशु अभी बना था कौन सा? हिम तेंदुआ। और पक्षी बना था काली गर्दन वाली सारस। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको लद्दाख में मिलेगा जो कि है हेमिस नेशनल पार्क। और हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था लेह लद्दाख में ही। ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बना? तो आंसर होगा भरतोला। तो आदर्श ग्राम पंचायत की पहल के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का भरतोला गांव राज्य का पहला गांव बन गया जहां हर घर में आरओ का पानी है। सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांव में 4 आरओ प्लांट लगाए गए हैं। ये कदम लोगों को जल जनित बीमारियों से बचाएगा। बाकी आप जानते ही हो हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं 22 मार्च को। जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था 2019 को, जिसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। याद रखना ये, बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? अभी किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा अनुराग शर्मा को। तो अभी हैलिफैक्स कनाडा में 65 नंबर के जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन हुआ उसमें 55 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और इसी दौरान झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से जो सांसद है अनुराग शर्मा, उनको संघ का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरिज्म एसोसिएशन ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ है। इसमें भारत की एक और सीट बढ़ा दी गई है, जिससे कुल भारतीय संख्या अब 4 प्रतिनिधियों तक पहुंच गई है। आपको याद है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, ये कब मनाया जाता है? 30 जून को। अभी आपको याद होगा युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन भी हुआ था मिस्र में। और राष्ट्रमंडल की बात है तो राष्ट्रमंडल खेल आपको याद आएंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले। कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था, जिसमें टॉप पे ऑस्ट्रेलिया था, भारत चौथे स्थान पे था। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे। बाकी डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, समीर वी कामत है। सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम इंपॉर्टेंट है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने पारितोष त्रिपाठी। याद रखना ये भी, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नागेश सिंह को। तो अभी नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किसकी जगह लेंगे? सुचित्रा दुर्रई की जगह लेंगे वो। बाकी आप जानते हो अभी यूके में भारत के नए हाई कमिश्नर उच्चायुक्त कौन बने थे? विक्रम के दुर्राई स्वामी। और बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत बने अभी प्रणय वर्मा। और उल्टा बात करेंगे कि भारत में बांग्लादेश के नए राजदूत कौन बने? तो आंसर होगा मुस्तफिजुर रहमान। थाईलैंड की कैपिटल होती है बैंकॉक।
करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के साथ हम कोई एक्सरसाइज करते हैं क्या? करते हैं ना। कौन सी? मैत्री एक्सरसाइज। वैसे सिटमैक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन इसमें 3 देश होते हैं, भारत, थाईलैंड और सिंगापुर। सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। तो वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता, जिनको आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक बनाया गया। वे एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लेंगी। अच्छा, डॉक्टर वसुधा गुप्ता, इन्हें फैक्ट चेक सिस्टम स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। आप जानते हो अभी प्रसार भारती के सीईओ जो हैं मयंक कुमार, इन्हें अभी दूरदर्शन का डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज भी दिया गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडीसीओ बने महेंद्र शाह और डीआरडीओ के चेयरमैन बने समीर वी कामत। चलो आप लोगों से कुछ और प्रश्न पूछता हूं। अभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये कहां पे लॉन्च हुआ था? नागपुर में। आपको याद होगा अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर रेडियो जय घोष को लॉन्च किया था। वैसे वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, प्रसारण दिवस, ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी 1 सितंबर 2022 को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन बने? तो आंसर होगा यमुना कुमार चौबे। तो यमुना कुमार चौबे ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बन गए हैं। किनका स्थान लिया? अभय कुमार सिंह का। याद रखना, ये जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसे पहले राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के नाम से जाना जाता था, ये भारत सरकार का जल विद्युत बोर्ड है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय इसका फरीदाबाद, हरियाणा में है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डैम मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना ये कहाँ पर है या किस नदी पर है। जैसे कि टिहरी डैम, ये आप जानते हैं उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। अब बताओ श्री सैलम डैम, ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। और नागार्जुन सागर डैम, ये भी आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर ही। सरदार सरोवर डैम आपको गुजरात में मिलेगा, नर्मदा पर। और भाखड़ा डैम सतलुज नदी पर मिलेगा आपको पंजाब में। डलहस्ती डैम भी है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पे। और इडुक्की डैम आपको मिलेगा केरल में, पेरियार नदी पे। आप जानते हो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट कौन बने? सिंगापुर के टी राजा कुमार। और सीबीडीटी के नए चेयरमैन नितिन गुप्ता। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने तपन कुमार डेका। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए? कल्याण चौबे। तो पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं कल्याण चौबे, अभी इनको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह से आप जानते हो अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने थे? मोहम्मद जलूद। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। अभी सीबीएसई की नए अध्यक्ष बनी थी निधि छिब्बर। और नए मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25वें नंबर के बने थे राजीव कुमार। देखो, फुटबॉल से एक आध प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। जैसे कि आप जानते हो 2022 वाले फीफा वर्ल्ड कप ये कतर दोहा में होंगे, जिसका शुभंकर मैस्कॉट लाइव है। इसका स्पॉन्सर बना है बायजूस। अब आप बताओ अगले वाले 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे? हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी संसद टीवी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह को। आपको याद है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया। फिर रवि कपूर इसके सीईओ बनाए गए थे, पर अब उनकी जगह उत्पल कुमार सिंह बनेंगे इसके नए सीईओ, जो वर्तमान में लोकसभा महासचिव भी हैं। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न बनेगा कि किसकी समिति की सिफारिश पे इसका नाम बदला गया था? संसद टीवी नाम रखा गया था दोनों को मिला करके। तो आंसर होगा सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पे। यह अच्छा प्रश्न है। आप जानते हो वर्ल्ड टीवी डे कब मनाते हैं हम? 21 नवंबर को। चलो बताओ, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के डायरेक्टर जनरल कौन बने? राजेश गेरा। लार्सन एंड टुब्रो के एमडीसीओ एसएन सुब्रमण्यन। और एचपीसीएल के सीएमडी पुष्प कुमार जोशी बने। तो याद रखना, संसद टीवी के सीईओ कौन? उत्पल कुमार सिंह। बढ़ते हैं आगे।
तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का अगला कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया, तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़ को। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ को नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का अगला कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? UU ललित का स्थान लेंगे। और आप जानते हो अभी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे UU ललित, कौन से नंबर के? 49 नंबर के। लेकिन खास बात क्या है, केवल 3 महीने के लिए ये बने हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब ये UU ललित 3 महीने बाद रिटायर्ड हो जाएंगे ना, तो हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? ये DY चंद्रचूड़ बनेंगे। और कब से बनेंगे ये भी मैं आपको बता दूं, नवंबर 2022 से। अच्छा, वैसे नालसा का उद्देश्य क्या है? पात्र उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना। अच्छा, चंद्रचूड़ से एक नाम मैंने आपको करंट अफेयर्स वाली क्लास में बताया था, जो डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हो। क्या प्रश्न था कि अभी तक भारत के कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? उनके नाम में भी चंद्रचूड़ आता है। पूरा नाम आप बताओ और साथ में ये भी बताओ सबसे कम समय तक यानी कि मात्र 18 दिनों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे थे। ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया तो नाम चर्चा में है। दोनों प्रश्नों के उत्तर दो। बाकी अभी IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO बने थे महेंद्र शाह, DRDO के चेयरमैन बने समीर V कामत और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO बने इंद्रजीत कमत्रा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। अब बताओ किसे भारतीय जहाज रानी निगम के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा बिनेश कुमार त्यागी को। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया CMD बनाया है। वैसे हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। अभी आप जानते हो संसद टीवी के नए CEO कौन बने? उत्पल कुमार सिंह। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने सुरेश N पटेल और KVIC के नए चेयरमैन बने मनोज कुमार। ध्यान रखना, ये। बढ़ते आगे। अब बताओ अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के MD CEO कौन बने, तो आंसर होगा कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। तो अभी कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का MD CEO बनाया गया। वे किनका स्थान लेंगे? KV राममूर्ति का। और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। और इससे पहले अभी तक ये पंजाब एंड सिंध बैंक के MD CEO थे, अब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बन गए। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको थुथुकुडी तमिलनाडु में। स्थापना होती 1921 में और इसका टैगलाइन होता है बी अ स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। बाकी आप जानते हो भारत के जो इंद्रमित गिल हैं, इनको विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नामित किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO कौन बने? पारितोष त्रिपाठी। और RBL बैंक के MD CEO कौन बने? R सुब्रमण्य कुमार। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर भी कौन बनी थी, बताओ। हम बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने अभिनेता किच्चा सुदीप को अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा कर्नाटक। अच्छा, ये योजना अभी हमने जुलाई में पढ़ी थी, जिसे कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? गाय गोद लेने के बारे में जागरूकता पैदा करना और राज्य भर में गौशालाएं स्थापित करना। इसमें कोई भी व्यक्ति या संगठन 1 साल के लिए 11,000 रुपये भुगतान करके गाय को गोद ले सकता है। ये देश में शुरू की गई इस तरह की पहली योजना है। और इस प्रश्न की खास बात क्या है? ये जो एक्टर हैं किच्चा सुदीप, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कोई पैसा भी नहीं लिया इस योजना के लिए। ये काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते आगे। चलो बताओ सितंबर 2022 में ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो आंसर होगा लिज ट्रस को। तो यूके की नई प्रधानमंत्री बन गई है लिज ट्रस। और इस तरह से अब वे थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद यूके की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। इन्होंने किसको हराया? ऋषि सुनक को हराया। तो इनका नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे न्यूजीलैंड की उस टीम का हिस्सा थे जिसने पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता था। आप जानते हो अभी इंग्लैंड के ऑलराउंडर बैन स्टॉक ने वनडे इंटरनेशनल से
संन्यास ले लिया। अभी आयरलैंड के ऑलराउंडर केविन ओ ब्रायन ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और तमीम इकबाल का नाम भी याद रखना, T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। ये T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले बांग्लादेश के एकमात्र बल्लेबाज हैं, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी किस भारतीय स्प्रिंटर ने 100 मीटर रेस में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा अमलान बोर्गोहेन। तो भारतीय स्प्रिंटर हैं अमलान बोर्गोहेन। इन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। ये असम के रहने वाले हैं। और धनलक्ष्मी के बारे में आप जानते हो? स्प्रिंटर हैं ये, पूरा नाम है शेखर धनलक्ष्मी। अभी 200 मीटर की दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक बनी थी ये। और भगवानी देवी 94 ईयर की उम्र है इनकी। अभी फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड जीता था इन्होंने। इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा अपेक्षा फर्नांडिस। तो अभी 31 अगस्त 2022 को अपेक्षा फर्नांडिस ये वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। वे 200 मीटर महिला वर्ग की स्पर्धा में 8वें स्थान पर रही। और ये अभी 8वीं विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप ये अभी कहाँ पे हुई थी? लीमा पेरू में हुई थी। 30 अगस्त को शुरू हुई जो 4 सितंबर 2022 तक चली। और इसी तरह से एक भारतीय तैराक है साजन प्रकाश। अभी दानिश ओपन स्विमिंग में गोल्ड जीता था इन्होंने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में। इनका प्रश्न अभी किसी एक एग्जाम में भी पूछा गया था। यही प्रश्न था दानिश ओपन स्विमिंग वाला। और मिहिर सेन आप जानते ही हो, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय बने थे। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? आरती साहा। अभी एम्मा मैक्योन का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं ये। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 56 देशों से ज्यादा मेडल जीते थे इन्होंने। कितने? एक तो ब्रॉन्ज, एक सिल्वर और एक 6 गोल्ड। 8 मेडल तो इन्होंने अकेले नहीं जीत लिए थे। और आप जानते हो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टॉप पे ऑस्ट्रेलिया ही था, भारत चौथे स्थान पे था। इसका तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमने बना दिया, अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा तो देख लेना और क्विज भी लगा लेना आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाके। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ सितंबर 2022 में हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान को लॉन्च किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद। तो अभी 4 सितंबर 2022 को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान को लॉन्च किया। इस शुभंकर, इस मैस्कोट को सवज नाम दिया गया है जिसका गुजराती में अर्थ होता है शावक। जबकि राष्ट्रीय खेलों के गान की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो राष्ट्रीय खेलों का ये 36वां संस्करण है जिसका आयोजन अभी 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। तो आपको सीधा सा याद रखना है 36वें नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे? गुजरात में, जिसका शुभंकर क्या है? सवज, जिसका मतलब होता है शावक। आप जानते हो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण हुआ था हरियाणा के पंचकुला में, जिसका शुभंकर क्या था? धाकड़, जिसको जीता था हरियाणा ने ही। और खेलो इंडिया गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था बेंगलुरु में, जिसका शुभंकर है वीरा, जिसमें टॉप पे रही थी जैन यूनिवर्सिटी। ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ अभी किसने डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्री को जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। रेड बुल के फार्मूला 1 ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन, जिन्होंने भी डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्री रेस को जीत लिया है। क्या आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ शुमंग लीला महोत्सव, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। वहां पे अभी 50वां शुमंग लीला महोत्सव मनाया गया। शुमंग लीला ये मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जहां महिला कलाकारों की भूमिकाएं पुरुष अभिनेताओं के द्वारा और पुरुषों की भूमिकाएं महिलाओं के द्वारा निभाई जाती है। मूल रूप से शुमंग लीला राजाओं और रईसों को प्रस्तुत की जाने वाली एक कॉमेडी शैली के रूप में शुरू हुई थी। और मणिपुर में ही शिरुई लिली महोत्सव भी मनाया जाता है। ये भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। देखो वैसे मणिपुर की कैपिटल की बात करोगे इम्फाल हो गई, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो गए और गवर्नर कौन है? एल गणेशन है। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से वो याद रखना, जैसे कि मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी जिसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है, जिसपे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क आपको मिलेगा जिसको कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। संगई फेस्टिवल भी याद रखना, ये कहाँ मनाया जाता है? यहीं पे मनाया जाता है।
संगई नाम का एक हिरण यहाँ पे पाया जाता है इसी नेशनल पार्क में, जो कि यहाँ का स्टेट एनिमल भी है, ऐसे याद रखो। लाई हरौबा फेस्टिवल भी यहाँ पे होता है। एक नट संकीर्तन उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। और मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है? थांगटा है, ये भी याद रख लो। बढ़ते आगे, चलो बताओ। हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार है ओणम। यह भी 2022 का कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। ओणम त्योहार ये खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है और अभी ये केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आपको, तो अभी आप बताओ पहले तो कि कौन सा बैंक है जिसने अभी केरल के कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित एक ब्रांच खोली है, मतलब पूरी महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड होगा वो। तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। अभी केरल ने GST चोरी को रोकने के लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, उस एप्लीकेशन का नाम बताओ आप लोग। और अभी केरल सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना भी शुरू की थी। और जानते हो, ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा को शुरू करने वाला पहला राज्य भी केरल ही है, याद रखना ये सब। बढ़ते आगे, फिर बताओ नुआखाई महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। नुआखाई ये मुख्य रूप से उड़ीसा के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। चावल के नए मौसम का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। नुआखाई ये दो शब्दों का मेल है जो नए चावल खाने का प्रतीक है। नुआ का अर्थ हो गया नया और खाई का मतलब हो गया खाना। ये गणेश उत्सव के अगले दिन मनाया जाता है, तो 2022 में इसे हमने 1 सितंबर को मनाया। कहाँ पे? उड़ीसा में, ये आप याद रखना। वैसे उड़ीसा के कुछ और भी मुख्य त्यौहार हैं, जैसे कि ये नुआखाई महोत्सव हो गया, एक है रजा पर्व, एक बाली जात्रा महोत्सव है, एक कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, एक छऊ महोत्सव हो गया, एक बोईता बंदना महोत्सव हो गया और एक शीतल षष्ठी पर्व हो गया। ये सब उड़ीसा से संबंधित हैं, याद रखना। बढ़ते आगे, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव, इनका निधन हो गया? तो आंसर होगा सोवियत संघ। तो सोवियत संघ यानी कि USSR के पूर्व राष्ट्रपति थे ये मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका भी निधन हो गया। अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। उन्होंने बिना खूनी संघर्ष के शीत युद्ध को समाप्त कर दिया था। हालांकि सोवियत संघ के पतन को रोकने में ये नाकाम रहे थे। वे USSR के अंतिम नेता थे। उन्हें ओजस्वी सोवियत नेता माना जाता था जो नागरिकों को आजादी देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तर्ज पर कम्युनिस्ट शासन में सुधार लाना चाहते थे। आपको बता दूं, उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नाम याद रखना इनका, क्या है नाम? मिखाइल गोर्बाचेव। बढ़ते आगे, तो फिर आपको बताना है अभी हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और तत्कालीन योजना आयोग के पूर्व सदस्य का निधन हो गया। नाम बताओ उनका? आंसर होगा अभिजीत सेन। तो भारत के प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री और तत्कालीन योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे ये अभिजीत सेन, जिनका भी निधन हो गया। वे 2004 से लेकर 2014 के बीच में योजना आयोग के सदस्य रहे थे। उन्हें 2010 में सार्वजनिक सेवा के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नाम था अभिजीत सेन, जिनका निधन हो गया। और अभिजीत से आपको याद आएगा अभिजीत बनर्जी का नाम, भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं ये। 2019 में एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता था इन्होंने। और सेन से आपको याद आएंगे अमर्त्य सेन। 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे, या यूं कहूं पहले एशियाई व्यक्ति थे ये। उसके बाद 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी इनको मिला था। अमर्त्य सेन नाम तो सुना ही होगा, नाम याद रखना। बढ़ते आगे, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। वे किस कंपनी के पूर्व चेयरमैन थे? तो आंसर होगा टाटा सन्स। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रह चुके साइरस मिस्त्री का अभी मुंबई के पास सड़क हादसे में डेथ हो गया है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना, अभी भारतीय इंटरनेट के जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे जिनका अभी निधन हो गया? अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर दो और बताओ कितने पुरानी चीजें आपको याद है। और अगर आप इसका उत्तर नहीं दे पाते हो ना, इसका मतलब आप पुराने जो फैक्ट है पढ़ते तो हो लेकिन आपको याद नहीं रह रहे हैं। क्यों याद नहीं रह रहे हैं? ऐसा नहीं आपका दिमाग कमजोर है, आपका दिमाग अच्छा है, लेकिन आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को याद रखने का तरीका होता है, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करो। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, और रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपको चीज़ें याद नहीं रह रही है, हैंस प्रूव्ड। तो अब सॉल्यूशन क्या है कि पुराने क्वेश्चंस का, पुरानी चीज़ों का
टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर करा करो, चाहे क्विज के माध्यम से करो या हमारी जो रिवीजन वाली वीडियो, रिवीजन वाली सीरीज आती है वो आप देखो, 10-15 मिनट की होती है, मुश्किल से 10 या 12 मिनट की वो वीडियो होती है। डेली उसको देखो, उसमें एक दिन पहले के करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है, साथ में आपको 5-6 महीने पुराने 10-20 क्वेश्चन का हम रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का, वो भी आपको मिलेगा। कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस, कुछ पुराने एग्जाम, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी हम उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे 10 ही क्वेश्चन क्यों नहीं करें। तो आप देखो 10 से 12 मिनट में कितना कुछ आपको मिल रहा है। अब आप ही उसका फायदा नहीं उठाओगे तो फिर कौन उठाएगा? आप नहीं उठाओगे कोई और उठा लेगा। बाकी फिर आप ही अपने लिए सीरियस नहीं हो तो कौन क्या कर सकता है। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 सितंबर तक। तो उचित खान पान और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल सितंबर के पहले सप्ताह को पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य लोगों को पोषण, स्वास्थ्य जीवन शैली और संतुलित आहार के महत्व के बारे में शिक्षित करना। तो भारत सरकार ने पहली बार 1982 में सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की थी और थीम क्या है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अच्छा, आपको याद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 आया था, तो आपको याद होना चाहिए उसमें भारत की रैंक क्या थी? 101वें स्थान पे था भारत। और अभी अगस्त के आखिरी सप्ताह को हमने विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया था, वो भी याद रखना। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पोषण माह ये किस महीने को मनाया जाता है? सो सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाते हैं। अच्छा चलो बताओ कि कौन सा वो राज्य है जिसने अभी अंडे और दूध योजना को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करना। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए है ये योजना, जिसमें मिलेगा अंडे और दूध। केरल ने शुरू किया था, याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 सितंबर को। तो हर साल 2 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है। और बात करें इस बार की थीम क्या है, तो कल्टिवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। खुशहाल जीवन के लिए नारियल की खेती करें, ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। तो हर साल 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चैरिटी के महत्व को समझाया जाता है और लोगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छा, 5 सितंबर ही क्यों? मदर टेरेसा की पुण्यतिथि होती है इस दिन, उनका निधन हुआ था। और आप जानते हो मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में। वैसे 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, नेशनल टीचर डे। हर साल मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती होती है इसी दिन। ये देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। और आप जानते हो सबसे पहले भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इनको मिला था। 3 जनों को मिला था वैसे तो। कौन कौन थे? सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा बताओ वर्ल्ड टीचर डे कब बनाते हैं? ये तो नेशनल टीचर डे हो गया 5 सितंबर को। वर्ल्ड टीचर डे याद रखना इसके जस्ट 1 महीने बाद, यानी कि 5 अक्टूबर को। ध्यान रहेगा। पढ़ते आगे। चलो बताओ हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो अभी हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने कहा कि अभी 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार साल भर कार्यक्रम का आयोजन करेगी, यानी कि 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक। आपको याद है ना, भारत में हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, जो कि 17 सितंबर 1948 को समाप्त हुआ था। इसीलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस हम 17 सितंबर को मनाते हैं। चलो बताओ देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। और हैदराबाद में ही विकसित हुआ भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नाम की बुक को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने। हमारे आयुष राज्य मंत्री हैं ये मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, जिन्होंने ये बुक को अभी लॉन्च किया, जिसका नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार।
ये सबसे प्रसिद्ध योग आसनों में से एक सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य पर आधारित शोध का संग्रह है। इस बुक का संकलन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक कौन है? डॉक्टर तनुजा नेसारी। आप जानते हो एक लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक आई थी जिसको लॉन्च किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। इसको लिखा था संजुक्ता दास ने। और एक बुक है बियॉन्ड द मिस्टी वेल जिसको लॉन्च किया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जिसको लिखा था आराधना जौहरी ने। और द मैकमोहन लाइन नाम की बुक को अभी लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। इसको लिखा था जे सिंह ने। तो ये सब याद रखना, पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पुलापे बालकृष्णन ने। तो ये जो बुक है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से भारत के आर्थिक प्रगति के बारे में लिखी गई है। इस बुक का नाम है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। किसने लिखा? पुलापे बालकृष्णन ने। आपको याद होगा सानिध्य शर्मा, छोटी सी बच्ची है ये। छोटी बच्ची हो क्या? इन्होंने एक बुक लिखी थी रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स, जिसको लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। राजेश तलवार की बात करें, द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को लिखा था इन्होंने। और विनोद रॉय नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन नाम की बुक को लिखा इन्होंने। याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर आशुतोष राराविकार ने। तो आरबीआई के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के निदेशक हैं डॉक्टर आशुतोष राराविकार। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय, उन्होंने इस बुक की प्रस्तावना लिखी है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं बता रहा हूँ। बिमल जालान, आप जानते होंगे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी बुक। उर्जित पटेल, ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और विरल आचार्य, ये आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे। इन्होंने भी बुक लिखी थी जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष आप जानते हो दिनेश कुमार खारा हैं। उनसे पहले कौन थे? रजनीश कुमार। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी वो आप बताओ। और जब भी एसबीआई की बात हम करते हैं तो उनका नाम मैं आपको हमेशा बताता हूं और उनकी बुक का नाम भी। अब आप लोग बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलो अब बताओ, अभी किस राज्य ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो याद रखना भी, मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी हल्के स्कूल बैग की नीति प्रस्तुत की है। इसके तहत विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित वजन के स्कूल बैग की सूची स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। आप जानते हो ना, मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया था। चलो बताओ, अभी किस बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की जिसका नाम है फेड फर्स्ट? फेडरल बैंक ने। अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए बाल गोपाल योजना किसने शुरू की थी? जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध मिलेगा और 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। तो राजस्थान ने शुरू किया था। और चिराग योजना किसने शुरू की थी? हरियाणा ने शुरू की थी। और विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किसने शुरू की थी? तो असम ने शुरू की थी। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो आंसर होगा एंजाइटी। और अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एंजॉय नाम से किड्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। आप जानते हो बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहाँ पे हुआ था? गुजरात के कुनरिया गांव में। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि इसको शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि को शुरू किया। इसे नए व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया।
इस योजना के तहत 48 घंटों के भीतर 40,000 रुपये और 15 दिनों के भीतर 40,000 रुपये से ज़्यादा का लोन दिया जाएगा। और तेलंगाना के बाद राजस्थान महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। अभी आपको याद है, देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। हिमाचल प्रदेश ने अभी नारी को नमन योजना शुरू की थी। इसमें क्या होगा, राज्य की जो महिलाएं वो सरकारी बसों में 50% किराए में छूट के साथ सफर कर सकेंगी। अभी राजस्थान ने गर्भवती महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर ने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए 7 नाम की एक पहल शुरू की थी। और किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा खोली है, यानी कि वुमेन्स ऑपरेटेड होगी वो ब्रांच? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। गूगल ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अभी वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। वैसे अभी कौन सा देश है जो महिलाओं को मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश बना था? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। 2 दिन और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। 13 फरवरी को एक और डे होता है, वर्ल्ड रेडियो डे। याद रखना, ये सब पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल में चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा योगेंद्र सिंह यादव। तो ये जो बुक है ये सबसे कम उम्र में भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा है। उन्हें 3 जुलाई 1999 को 19 साल की उम्र में ग्रेनेडियर रेजिमेंट के साथ भेजा गया था अभेद टाइगर हिल को फिर से हासिल करने के लिए, जिसे हमने हासिल कर लिया था और उसी कारण 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित उनको किया गया था। तो उनकी आत्मकथा है ये द हीरो ऑफ टाइगर हिल। आपको याद है, अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा आई थी जिसका नाम क्या है? उंगलिल ओरुवन। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? माइंड मास्टर। दलाई लामा की है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जिसको लिखा है तेंजिंग क्योत्से ने। सुरेश रैना की है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल रहे बान की मून, उनकी ऑटोबायोग्राफी है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिविडेड वर्ल्ड। ये याद रखना, आप पढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की? तो आंसर होगा मेघालय। तो अभी मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, उन्होंने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित करे। सुअर के मीट के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार सुअर पालन के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक मेघालय पिगरी मिशन को लागू कर रही है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। आपको याद होगा, अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है। याद रखना, ये बढ़ते आगे। तो बताओ, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने किस योजना की घोषणा की? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री श्री योजना। तो अभी 5 सितंबर को आपको पता है नेशनल टीचर डे मनाया गया, तो उसी मौके पर प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना शुरू की, प्रधानमंत्री श्री योजना। फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। तो इसके तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास और अपग्रेडेशन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। ये स्कूल नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रयोगशाला के तौर पर काम करेंगे। ये आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में ही किसने स्पार्क कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। तो अभी केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पार्क कार्यक्रम शुरू किया। स्पार्क मतलब यहाँ पे हो गया स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। ये एक फेलोशिप योजना है। ये मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेज में अध्ययन कर रहे आयुर्वेद के छात्रों के लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल है कि अगर कोई आयुर्वेद में रिसर्च करना चाहे तो उसके लिए ये स्पार्क कार्यक्रम है और इसमें 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। अब स्पार्क से आपको ज़रूर याद आना चाहिए, अभी इसरो ने भी 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया था, उसका नाम स्पार्क ही रखा था।
तो वो भी आप याद रखना। वैसे आयुर्वेद मंत्री कौन है? जो शिपिंग मंत्री हैं, सर्बानंदा सोनोवाल। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी किस बैंक ने कैशबैक कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एसबीआई ने। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है और इसका नाम रखा है कैशबैक एसबीआई कार्ड। इस कार्ड के जरिए आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर 5% का कैशबैक जरूर मिलेगा। तो कैशबैक एसबीआई कार्ड को खरीदने पर आपको साल में 999 रुपये रिन्यूअल चार्ज देना होगा। इस कार्ड के जरिए ग्राहक हर साल 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं और कार्ड होल्डर को हर साल घरेलू एयरपोर्ट के लाउंज में 4 बार मुफ्त में ठहरने का मौका भी दिया जाएगा। इस कार्ड पर 1% फ्यूल सरचार्ज रिफंड का लाभ भी आपको मिलेगा। तो इतने सारे फायदे देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जिसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरा। और यहाँ के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? रजनीश कुमार थे, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। चलो बताओ, अभी एसबीआई ने स्टार्टअप्स के लिए समर्पित पहली ब्रांच कहाँ पे खोली? तो आंसर होगा बंगलुरु में। और एसबीआई बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र भी चलाएगा। चलो मुझे बताओ भी, किस बैंक ने बटन के साथ भारत का पहला इंटरएक्टिव क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। और आप जानते हो, एचएसबीसी इंडिया ने लॉन्च किया था भारत का पहला रिसाइकल पीवीसी से बना क्रेडिट कार्ड। और लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता है नेक्सो, जिसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया था। ये भी याद रखना बातें। चलो फिर बताओ, अभी भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, जिसका नाम है सैरेक्स 2022 का आयोजन किया? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने चेन्नई में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया और इसका नाम है सैरेक्स 2022। इस अभियान का उद्देश्य है समुद्र में दुर्घटनाओं से बचना और बचाव अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना। ये इस अभ्यास का याद रखना 10वां संस्करण था। आप जानते हो, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स स्थापना होती है 1 फरवरी 1977। इसके प्रमुख कौन है? वीएस पठानिया है। और चेन्नई में अभी क्या हुआ था? 44वां फिडेस शतरंज ओलंपियाड पहली बार भारत में हुआ था, ये चेन्नई में ही, जिसका शुभंकर थम्बी था, जिसको जीता उज्बेकिस्तान ने। और अगला 2024 वाला, ये 45वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड, ये हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। और 2026 वाला उज्बेकिस्तान में होगा, ये भी याद रखना। अच्छा मुझे बताओ भी, भारत ने श्रीलंका को कौन सा समुद्री निगरानी विमान सौंपा? तो आंसर होगा डॉर्नियर 228। ये जरूर याद रखना आप, ये प्रश्न में पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, अभी 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया? तो आंसर होगा कोच्चि। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत है। इसे बनाया किसने? ये भी याद रखो, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने। और अभी 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने कोच्चि से इसे नौसेना में शामिल भी कर दिया और इसी के साथ उन्होंने नौसेना का एक नया ध्वज का भी अनावरण किया। इस नए झंडे में रेड कलर के क्रॉस को हटा दिया गया, जो आप इमेज में देख रहे होंगे। साथ ही नौसैनिक क्रेस्ट को फिर से झंडे में शामिल किया गया और इस पर क्या लिखा हुआ है? शम नो वरुणः, यानी कि जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जी ने यह ध्वज किसे समर्पित किया, तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी को, क्योंकि उन्होंने नौसेना पे सबसे ज्यादा बल दिया था और उन्हीं के समय नौसेना के लिए इस तरह का चिन्ह उपयोग में लिया जाता था। वहीं से हमने ये चिन्ह कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा, हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? तो आंसर होगा आर हरि कुमार। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे तो हमने अभी पढ़ा था कि हमारे जो पूर्व नौसेना प्रमुख थे सुनील लांबा, उनको अभी मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया। किस देश ने? यह मेरा आपसे प्रश्न है, उत्तर दीजिए अगर पता है तो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है? तो आंसर होगा भारत। तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह रैंकिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा संकलित सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पर आधारित है। तो भारत सिर्फ अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी से ही पीछे है। 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था
ये 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत ने 2021-22 में 8.7% की वृद्धि दर्ज की है। अच्छा, अभी हमने तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, SBI रिसर्च रिपोर्ट की मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा? तो आंसर होगा 2027। तो SBI के रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक जर्मनी और 2029 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकॉनमी बन जाएगा। अभी हमने पढ़ा भी था, जो भारत है वो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी कनाडा में किसके नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया? तो आंसर होगा AR रहमान। तो कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पे रखा गया है। आपको याद होगा, इसी तरह से इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा था, टैगोर स्ट्रीट। और भारत की पहली स्टील सड़क ये बनी है कहाँ? सूरत में। अच्छा, AR रहमान को अभी इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर भी बनाया गया था। और भारत में जो पहली बार 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था, उसका एंथम क्या था? वणक्कम चेन्नई। उसको AR रहमान ने गाया था। अच्छा, AR रहमान की बायोग्राफी का नाम क्या है? नोट्स ऑफ अ ड्रीम, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ AR रहमान। इसको लिखा है कृष्णा त्रिलोक ने। यह भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदल के क्या करने का फैसला किया? तो आंसर होगा कर्तव्य पथ। तो अभी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया। और प्रधानमंत्री जी ने भी 8 सितंबर 2022 को पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन भी किया। अच्छा, लॉन का नाम बदलने का कारण क्या है? तो उन नामों और प्रतीकों को हटाना जो ब्रिटिश काल के अवशेष है। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। मतलब आप देख लो, इसका 3 बार नाम बदला गया। सबसे पहले ब्रिटिश शासन में किंग्सवे नाम रखा गया, फिर राजपथ और अब कर्तव्य पथ। और अगर आपसे पूछे ये सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स का डिजाइन तैयार किसने किया था? ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे एवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 1931 में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने हवा से जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मुंबई स्टेशनों पर कौन सी मशीनें स्थापित की है? तो आंसर होगा मेघदूत। तो मेघदूत नाम की ये मशीनें क्या करेंगी? हवा में जल वाष्प यानी कि जो वाटर वेपर होता है उसको पीने योग्य पानी में बदल देंगी। और इस तकनीक के द्वारा अब मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन के 6 रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये मशीनें एक दिन में 1000 लीटर पानी की बोतलें तैयार करेंगी। इन मशीनों का नाम याद रखना, मेघदूत है। आपको याद है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये बना है देश का पहला हर घर जल वाला पहला प्रमाणित जिला। और अगर आपसे पूछे कि हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। और पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन व दीव। ये अब एक ही हो गए, आपको पता है। वैसे अभी हमने विश्व जल सप्ताह कब मनाया था? अगस्त के आखिरी सप्ताह को। अच्छा बताओ, जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। वर्ल्ड वाटर डे आप जानते ही हो, 22 मार्च को मनाते हैं। और जल शक्ति मंत्री कौन है? हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा है? उड़ीसा का पुरी है। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर पूछेंगे तो इंदौर है। जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। बताओ, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहां पे किया गया? मुंबई में। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है कोच्चि। और पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलेगी? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे चलेगी। और अभी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर पहले स्थान पर रहा। अच्छा, जल का एक पुरस्कार भी याद रखना, स्टॉकहोम जल पुरस्कार। ये 2022 का जीता है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुटसर्ट ने। ये आपको नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए। और अगर आपसे पूछूं कि भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहां पे बना है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में।
याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत राज्य भर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इसके बजाय कपड़े के बैनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप जानते हो भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पे कब से बैन लगा था? 1 जुलाई 2022 से। अच्छा बताओ, प्लास्टिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? एक ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर पार्क्स 1855 में। और पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी अभी कौन सी बनी थी? डाबर। अच्छा, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब बनाया? 3 जुलाई को। और भारत का पहला क्रेडिट कार्ड जो कि रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना है, ये बनाया था एचएसबीसी ने। और आप जानते हो मीन दम मंजपाई योजना, ये शुरू की तमिलनाडु ने। इसका उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के बने थैलों का उपयोग को बढ़ावा देना। अभी किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना को शुरू किया था? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अच्छा, आंध्र प्रदेश में आप जानते हो कि अभी 13 नए जिले बन गए हैं। पहले 13 थे, 13 बन गए नए। टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य यही है, यह आप ध्यान रखना बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो आंसर होगा एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। तो अभी हाल ही में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सिनर्जी, इसका संचालन किया, आयोजन किया। ये आयोजन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के तहत किया गया। यह अभ्यास सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से 13 देशों के लिए किया गया है। उद्देश्य क्या है? रैंसमवेयर या जबरन वसूली की नीयत से किए गए साइबर हमलों के खिलाफ सुदृढ़ नेटवर्क बनाना। थीम भी है बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंस टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक्स। जो मैंने आपको अभी हिंदी में बताया वही इसकी थीम है, रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आना चाहिए कि नाटो ने एस्टोनिया में लॉक्ड शील्ड नाम से एक साइबर सिक्योरिटी अभ्यास का आयोजन भी किया था। और बताओ, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? साउथ कोरिया। अच्छा, भारत का कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलो बताओ, हमारे जो गृह मंत्री है ना अमित शाह, उन्होंने कहा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला यानी कि नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और आपको याद हो तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने साइबर वॉल्ट एज इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया था। ये भी याद रखना आप, बढ़ते आगे। फिर बताओ, उत्तर प्रदेश में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र को किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो एनसीआर की तर्ज पर एससीआर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की योजना है उत्तर प्रदेश की। और इस एससीआर में लखनऊ सहित आसपास के 6 और जिलों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का कहना है, कौन? योगी आदित्यनाथ जी का, कि जिस प्रकार लखनऊ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, उसकी वजह से राज्य के सभी क्षेत्र के लोग यहां आकर बसना चाहते हैं। इस वजह से आसपास के जिलों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। इसलिए लखनऊ संग आसपास के शहरों के सुनियोजित विकास के लिए एससीआर का गठन जरूरी हो गया है। अच्छा बताओ, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा? तो आंसर होगा 60 दिन। तो अभी मातृत्व अवकाश को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि गर्भ में ही या बच्चे के जन्म लेने के बाद 28 दिनों के भीतर अगर शिशु की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी हालत में महिलाओं को बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इसी कारण अब उन माओं को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा। लेकिन याद रखना, उन्हीं महिला कर्मचारियों को यह अवकाश मिलेगा जिनकी 2 से कम जीवित संतान है। अच्छा, इसी तरह से आप याद रखना कि केरल में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। बताओ, अभी कौशल्या मातृत्व योजना किसने शुरू की? छत्तीसगढ़ ने। नारी को नमन योजना किसने शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश में, जिसमें वहां की महिलाओं को बसों में 50% किराए में छूट मिलेगी। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर सरकार ने महिलाओं के लिए 7 पहल शुरू की थी। एमएसएमई मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम से अभियान शुरू किया था।
और राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया। गूगल ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन विल वेब पोर्टल लॉन्च किया था। और महिलाओं को मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश कौन सा बना? स्कॉटलैंड। किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा खोली, ब्रांच खोली? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। और राजस्थान में खुलेगा पहला महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी बैंक जिसका नाम है राजस्थान महिला निधि। ये भी याद रखना, पॉइंट्स बढ़ते आगे।